ठीक है दोस्त, तो आज हम स्टार्ट करने वाले आप लोग के साथ सेट नंबर 18 आप लोग साथ हम डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, और किसी को भी अगर पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, आप टेलीग्राम पर जाएं और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। और साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं, ये डेली आप लोग को सुबह 6 बजे मिलता है ये सेट, और एक सेट आप लोग को शाम को 7 बजे मिलता है। याद रखिएगा, शाम को 7 बजे, यानी डेली 2 सेट हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए। और साथ साथ बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी फ्रेंड चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन 41 कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए, जो जांग की हड्डी होता है। अब यहाँ पर रेडियस लिखा हुआ है, रेडियस जो होता है ये क्या होता है, हाथ की हड्डी होता है, या ये अल्ना जो लिखा है भी हार्ट की हड्डी होता है। ठीक है, और एक ये जो लिखा हुआ है टिबिया जो होता है ये पैर की हड्डी होता है, याद रखिए। ठीक है, तो आपसे पूछा सबसे लंबी हड्डी कौन है, तो फीमर। अगर ये पूछता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन होता है, तो स्टेपिस होता है, जो कान की हड्डी होता है। ठीक है दोस्त, चलिए तो इतने फैक्ट याद होने चाहिए। क्वेश्चन 42 कहता है स्पर्श के कारण पौधे में दिशात्मक विकास गति कहलाती है। तो क्या कहलाती है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थिग्मोनेस्टी। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थिग्मोनेस्टी बोलते हैं। जियोट्रोपिज्म क्या होता है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया में पौधे के भाग की गति को जियोट्रोपिज्म कहते हैं। आप फोटो देखिए, फोटो का मतलब प्रकाश से रिलेटेड आ गया। मतलब ये हुआ कि प्रकाश की प्रक्रिया में पौधे के भाग की गति को फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। आई देखिए केमिस्ट लगा हुआ है ना, तो केमिस्ट का मतलब क्या, रसायनों की प्रतिक्रिया में पौधों के भाग की गति को केमोट्रोपिज्म कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43। क्वेश्चन 43 का सबसे छोटी जीवित पक्षी कौन सी है। तो याद रहे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटी जीवित पक्षी होता है। अगर ये पूछा कि सबसे बड़ी पक्षी कौन है, तो ऑस्ट्रिच, जिसको शुतुरमुर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन बहुकोषीय जानवर, देखिए बहुकोषीय कौन नहीं थी, याद रखिए अमीबा जो है बहुकोषीय नहीं बल्कि एक कोशिकीय जीव है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन 45 कहता है द ऑरिजिन ऑफ अ स्पेसिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा द ऑरिजिन ऑफ ए स्पेसिस पुस्तक लिखी गई है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विल्ली जो है परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है नीली क्रांति से संबंधित, आपको बताना है कि नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मछली उत्पादन से, यानी मत्स्य इसको मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, याद रखिए उसको बोलते हैं वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरोलॉजी, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। याद रखिए दोस्त, वायरोलॉजी उसको कहते हैं। और जीव विज्ञान के अध्ययन को उसको बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब पेडोलॉजी किसको बोलते हैं, पेडोलॉजी में क्या होता है, इसमें मिट्टी के प्राकृतिक अध्ययन के उसको हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य, तन्य का मतलब होता है जिसको पतले तार की तरह बनाया जा सकता हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सोना हो जाएगा, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। सोना का सिंबल क्या होता है, एयू होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछा जाए कि सबसे आघातवर्ध धातु कौन होता है, तो उसका भी आंसर आपका सोना ही देना है। इसीलिए तो सोना का उपयोग जो है गहने जेवर इस सब बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने को क्या कहा जाता है। तो उसको हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, डायलिसिस। जब किडनी खराब हो जाए तब हम लोग डायलिसिस के द्वारा ब्लड को क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निम्न में कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन करता है। पानी के साथ यहाँ देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैल्शियम हो जाएगा, जो पानी के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है दोस्त, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 52। क्वेश्चन 52 कहता है पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे
छिद्र को क्या, इसको एस्टोमेटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एस्टोमेटा बोलते हैं, या हिंदी में इसको रंध्र बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको रंध्र बोलते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड ये चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों में, अपने सर्कलों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, डैश दे रखा है पहले, पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। बताइए पौधों में जल परिवहन का कार्य करता तो कौन है? तो याद रखिए जाइलम। जाइलम का काम क्या है? जो रूट के द्वारा जल और खनिज लवणों को कहाँ तक पहुँचाता है? जाइलम पत्ती तक पहुँचाता है। अब एक होता है फ्लोएम। अब फ्लोएम का काम क्या है? कि पत्ते में जो भोजन बनते हैं उसके पौधों के अन्य भागों में पहुँचाना। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है ये जटिल उत्तक होता है। ठीक है दोस्त, चलिए इतना फैक्ट आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा अनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो क्या होगा आपका डी होगा, क्लोनिंग का। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्त? क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, उसको बोलते हैं जैव संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव संसाधन बोलते हैं, याद रखिएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर आता है कि जैव संसाधन जो है इसमें एक अजैव संसाधन भी आता था। अजैव संसाधन किसको बोलते हैं? वैसे संसाधन जो निर्जीव पदार्थ से प्राप्त होता है, जैसे मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर, ये सब क्या होगा? अजैव संसाधन का एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है, सौर मंडल की खोज किसने की है? ठीक है, सौर मंडल की खोज किसने की? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु, देखिए इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका चांदी जो यहाँ पर दे रखा है ये क्या आपका मिश्र धातु नहीं, बल्कि सिर्फ क्या ये धातु है, मेटल है। और ये एक बात याद रखिए, ये भी क्या होता है? तन्य होता है, लेकिन सोने के कंपेयर में, चांद यानी गोल्ड के कंपेयर में थोड़ा सा कम होता है। और साथ साथ एक चीज़ से क्वेश्चन बनता है कि आता है एग्जाम में कि सबसे अधिक विद्युत का सुचालक यानी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन है? तो याद रखिए चांदी। या चांदी का सिंबल क्या होता है? तो एजी होता है। बाकी यहाँ पर टांगा, पीतल और कांसा जो दे रखा है सब क्या होता है? मिश्र धातु है। अगर हम टांगा की बात करें तो टांगा में क्या होता है? इसमें पीबी यानी लेड और टीन होता है। ठीक है, अगर हम पीतल की बात करते हैं तो इसमें कॉपर प्लस जेडन होता है यानी जिंक होता है। अगर हम कांसा की बात करें तो कॉपर प्लस यहाँ पे टीन होता है। तो ये सब आपको याद रखने चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि पीतल कौन कौन धातुओं से मिलकर बना, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, पहले स्तनपायी यानी क्लोन यानी भेड़ का नाम क्या है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो है आपका डॉली हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? डॉली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थोड़ा छोटा कर देता हूँ हल्का सा। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियाँ इकट्ठा करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? ठीक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन, इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत बार रिवीजन हो चुका है। ठीक है, रिपीट हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में? तो याद रखिए किस राज्य में? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी बताना। तो कौन सा? तो सिंपल सा हो जाएगा आपका मैना हो जाएगा। ये क्या करता है? अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे घुमा लेता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दाचीगाम। नाम क्या है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। अब रहा सवाल कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ? तो याद रखिए जम्मू और कश्मीर में है।
और जम्मू कश्मीर किस जिले में? तो श्रीनगर जिले में ही है, याद रखिएगा, श्रीनगर जिले में। ठीक है दोस्त, चलिए उसी तरह से सरिस्का की बात करें तो सरिस्का जो है इसको भी आप याद रखिए, भारत के सबसे प्रसिद्ध उद्यान में से एक है, और ये कहाँ है? तो याद रखिए राजस्थान में है। जिम कार्बेट को पता ही है, उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और यहाँ पर दे रखा है रानीखेत। रानीखेत ये भी क्या है कि स्टेशन, प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, ठीक है ना, तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? तो यार उसको परजीविता कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? परजीविता कहते हैं। एक इसी का उल्टा होता है सहजीविता। सहजीविता में क्या होता है? दोनों को फायदा पहुंचता है, ठीक है ना। सहजीविता में क्या होता है? दोनों को फायदा होता है। लेकिन परजीविता में क्या होता है? एक को नुकसान होता है, एक को फायदा होता है। तो आपसे पूछा क्या है कि इसमें देखिए दूसरे को नुकसान, यानी एक को फायदा दूसरे को नुकसान, तो परजीविता होगा, ठीक है। और जब दोनों को फायदा तो सहजीविता। ये आप फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64 कहता है उन जोड़ों की पहचान कीजिए जो कीड़ों की लार्वा के उदाहरण है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सूंडी और इल्ली। याद रखिए सूंडी और इल्ली, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ पूछा गया? तो याद रखिए दुनिया का सबसे लंबा पेड़ हो गया रेड वुड, यानी ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66 कहता है मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। तब देखिए मानव द्वारा जो उपग्रह, जो सैटेलाइट बनाया जाता है वह किस मंडल में स्थापित किया जाता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, एक्सोस्फीयर मतलब बाह्य वायुमंडल में स्थापित किया जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है क्षोभ मंडल में जो भी बादल बिजली जो भी कड़कते हैं वर्षा होती है सब वह क्षोभ मंडल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 का तारक ताल्पता है एक क्या है? आपको बताना है किस तरह का ये रोग है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अल्पता रोग है, किसी की कमी से होता है। तो याद रखिए किसकी कमी से होता है ये? तो याद रखिए B12 की कमी से ये रोग होता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 कहता है विद्युत हीटर की एलिमेंट, यानी विद्युत हीटर में जो एलिमेंट होता है उसका जो फिलामेंट जो होता है इस तरह से जो बना होता है, ठीक है ना, एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? ठीक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका नाइक्रोम हो जाए। नाइक्रोम क्या है? सबसे पहली बात याद रखिए नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। अब विद्युत का जो हीटर का जो एलिमेंट जो होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। तो अब ये नाइक्रोम है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाइक्रोम में कौन कौन से धातु होते हैं। तो यहाँ पर निकेल होता है, याद रखिए निकेल होता है, और ये क्रोमियम का बना होता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते, इसका कारण आपको बताएं, इसका रीजन क्या आती है? तो न्यूटन के फर्स्ट नियम से रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर गति के जड़त्व, न्यूटन के फर्स्ट नियम को गति का जड़त्व भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका गति के जड़त्व के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है भार का इकाई, यानी वेट पूछा जा रहा है, वेट, ठीक है ना। वेट भी एक तरह का क्या है? बल होता है, यानी फोर्स होता है। तो जब फोर्स होता है तो फोर्स का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। तो भार यानी वेट का भी मात्रक क्या हो जाएगा? तो न्यूटन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके पास 71। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी विटामिन के। विटामिन के अगर शरीर में कमी हुआ तो ब्लड जब कहीं कट फट जाएगा तो ब्लड जल्दी रुकता नहीं है, तो इसी के कमी के कारण ऐसा होता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी होगा, जीवाश्मों से ऊर्जा जो हमको मिलता है यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है मानव मस्तिष्क में ध्वनि का अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहता है? सिंपल सा ये क्वेश्चन समझिए कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि जो हम गुंज सुनते हैं वो कितने सेकंड तक रहता है? तो याद रखिए 1/10 सेकंड जनरली कहीं लिखा रहता है, तो इसी को कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.1, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74 कहता है, क्वेश्चन नंबर 74 कहता है विस्थापन के दर, देखिए विस्थापन
के दर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो विस्थापन, अगर विस्थापन को हम डी से करते हैं और दर का मतलब टाइम हो गया, तो ये किसके बराबर होता है, तो याद रखिए वेग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ये वेग के बराबर होता है। अब जब विस्थापन है तो याद है विस्थापन जो होता है एक ये सदिश राशि होता है, इसका मात्रक होता है, मीटर में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो वेग भी क्या है यहाँ पर आपका सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है दोस्त। इस तरह से आप फैक्ट याद रखिएगा। और वेग का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर यहीं पर क्वेश्चन आपसे पूछता है वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन या तो विस्थापन में परिवर्तन है ना, तो वेग में परिवर्तन के दर को हम बोलते हैं त्वरण बोलते हैं, या त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, विस्थापन में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो इतने फैक्ट याद होने चाहिए, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाए आपका डी होगा, निस्यंदन। याद रखिए निस्यंदन के द्वारा, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है वी आई लेनिन का संबंध किससे है, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, वर्ष 1917 के रूसी क्रांति से इनका संबंध था, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 77 कहता है भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह रखा गया, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78 कहता है माओ जी डांग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये चीन का नेता था, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है 10 कुमार चरित किसने रची यानी किसने लिखी है, तो याद रहे इसका राइट आंसर होगा डांडी ने लिखी है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है उबेर कप किसके लिए दिया जाता है, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है यानी किस खेल के लिए, ठीक है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, महिला बैडमिंटन। याद रखिएगा पुरुष बैडमिंटन में दे रखा है, लेकिन याद रखिए उबेर कप जो है ये महिला बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अवध का, यानी बाबा रामचंद्र अवध का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी डैश साम्राज्य के शासक थे, आपको बताना किस साम्राज्य के शासक थे, तो याद रखिए गौड़ साम्राज्य के ये शासक थे, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि आपको बताना कौन सी, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, भाव चित्रात्मक है, याद रखिए भाव चित्रात्मक, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84 कहता है पहला मुगल बादशाह कौन था, पहला मुगल बादशाह कौन था, तो याद रखिएगा पहला मुगल बादशाह कौन था, तो बाबर, याद रखिए बाबर, ठीक है दोस्त। और ये बाबर जो है भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान कब यानी भारत प्रथम आक्रमण कब किया था, तो याद रखिएगा 1519 ईस्वी में किया था, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है चेतिया गिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला पर्व है, तो किस धर्म का ये पर्व है, तो आपको ये बताना, तो याद रखिए बौद्ध धर्म का ये पर्व है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 86 कहता है राष्ट्रीय संघ सचिवालय का राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए जिनेवा में, कहाँ था, जिनेवा में, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसको मल्चिंग कहा जाता है, देखिए किसको मल्चिंग कहा जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पौधों के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मल्चिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तो मल्चिंग कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 88 कहता है थिम्पू कहाँ की राजधानी, थिम्पू जो किसी देश का कैपिटल मतलब राजधानी है, तो आपको बताना है किस देश की राजधानी है, तो याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी भूटान का
राजधानी, अगर नेपाल का बोले तो का हो जाएगा, काठमांडू हो जाएगा। ठीक है दोस्त। और उत्तरी कोरिया का क्या हो जाएगा, तो आपका प्योंगयान हो जाएगा। और थाईलैंड का बैंकॉक हो जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए, तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1942 में। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है बिहार का विषाद है। बिहार का विषाद कौन है, तो याद रखिएगा कोसी नदी को कहा जाता है। यानी बिहार के विषाद में यानी शोक नदी समझ सकते हैं। शोक नदी किसको कहा जाता है, तो कोसी नदी को आता है, क्योंकि इसमें हमेशा बाढ़ आने के चांसेस रहता है। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और साथ साथ एक कोसी नदी से एक और क्वेश्चन याद रखिए, हमेशा ये सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाला नदी है, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 कहता है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। ठीक, याद रखिए लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 का था हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर कब बना था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 1933 में हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर बना था। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा जापान के संविधान से लिया गया। याद रखिए जापान के संविधान से। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 94 कहता है निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत ये आपको बताना, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 34 के तहत। अनुच्छेद 34 के तहत। ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 कहता है अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा चांद बीवी ने विरोध किया था। और कब किया था, तो भी आप याद रखिएगा 1599 ईस्वी में। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध और टाइपिंग विद्रोह ये सभी जो है किस देश से संबंधित है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ये चीन से संबंधित है। याद रखिएगा दोस्त चीन से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है पेसो किस देश की मुद्रा है। पेसो जो है किस देश की मुद्रा है, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा पेसो जो अर्जेंटीना की मुद्रा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा ब्यूनस आयर्स है। और कमेंट सेक्शन बताए कि अर्जेंटीना जो है किस महादेश में पड़ता है। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी, तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा गुरु अंगद ने। याद रखिए गुरु अंगद ने। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 99 कहता है विकास केंद्र उपमागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया है। विकास केंद्र उपमागम जो है किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया, तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। याद रखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था। 1978 में ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 300 ए। याद रखिए 300 ए को। ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कमेट नमचा बर्रा गुरला मंधाता निम्न में से किसके नाम है, ये आपसे पूछा गया, तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा हिमालय की पर्वतीय चोटियों को क्या ये नाम है। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है दिद्दा नामक रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया था, तो बताना इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा काश्मीर। ठीक है दोस्त कश्मीर में। ठीक है। 103 कहता है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए उपमान्यता दी जाती है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। याद रखिए साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 कहता है
किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक जो है सनी डेज है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सुनील गावस्कर। ठीक है दोस्त, सुनील गावस्कर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती? क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 22 मीटर, 20 मीटर और 12 सेंटीमीटर, यानी 20.12 मीटर। ठीक है दोस्त, यानी ऐसे बोल सकते हैं 20 मीटर और 12 सेंटीमीटर क्या होता है? पिच की लंबाई होता है। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा अब्दुल कादरी बदायूनी। याद रखिएगा दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा, देखिए प्रसिद्ध संगीतक जो तानसेन जो थे उसका मकबरा स्थित है, तो आपको बताना कि ये कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ये ग्वालियर में, ऑप्शन आपका बी हो, ग्वालियर में स्थित है। और तानसेन कौन थे? तो याद रखिए तानसेन जो थे अकबर के 9 रत्न में से एक था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 109 कहता है अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? किस लिपि में आपको ये बताना? तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा खरोष्ठी लिपि में। याद रखिए खरोष्ठी लिपि में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो याद इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा एम के गांधी। याद रखिएगा एम के गांधी के द्वारा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 111 कहता है ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका निर्वाचित मुखिया होता है, और एक हो जाएगा आपका 2 प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 112 कहता है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती थी? याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 250। याद रखिए दोस्त अनुच्छेद 250। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 113 कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जनवरी 2023 में किस पाकिस्तानी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अब्दुल रहमान मक्की। याद रखिए अब्दुल रहमान मक्की। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 कहता है 15 से 17 जनवरी 2023 के बीच जल्लीकट्टू बुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा तमिलनाडु में मनाया गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 115 कहता फरवरी 2023 में भारतीय मूल की किस महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए रिपब्लिक पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा निक्की हेली। याद रखिए निक्की हेली ने। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 कहता है 21 और 23 मार्च की दूसरी G20 SFWG की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा राजस्थान में आयोजित की गई है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 117 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सुरेखा यादव। याद रखिएगा सुरेखा यादव। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है विश्व में थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो भी याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ये 8 मई को मनाया जाता है। कितने? तो 8 मई को ये मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है सी इज वी मैन इन स्टीम किसने लिखे थे? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा एल्सा मैरी डिसिल्वा एंड सुप्रीत के सी ने लिखा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ ATMC को डिस्कस किया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सेट आप लोग को बहुत ही
पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, और साथ ही बोलना चाहते जो फ्रेंड चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे जो बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे उन्हीं के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।